स्टूडेंट, हम चैप्टर इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं और उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हार्डी-वेनबर्ग लॉ या हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी-वेनबर्ग ने बताया था कि किसी पॉपुलेशन के अंदर जो एलील की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है, और लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने चाहिए। यानी कि सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग पॉपुलेशन के अंदर जो एलील की फ्रीक्वेंसी है वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है। और उन्होंने इसे एक इक्वेशन के द्वारा समझाया। उन्होंने बताया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां पर जो p स्क्वायर है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, q स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव है और 2pq हेट्रोजाइगस है। और ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? जीन पूल बना रहे हैं। यानी कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे या होमोजाइगस रिसेसिव होंगे या वो हेट्रोजाइगस होंगे। तो ये टोटल जीन पूल है और ये जो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है एलील की वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। लेकिन ये जो लॉ है कुछ सर्टेन कंडीशन में ही एप्लीकेबल होता है। तो अब हम उन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन पॉपुलेशन इज बिग। ये जो लॉ है वो बिग पॉपुलेशन के ऊपर ही काम करता है, स्मॉल पॉपुलेशन में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ऑर्गेनिज्म शो रैंडम मेटिंग, यानी ऑर्गेनिज्म के बीच में जो मेटिंग है वो रैंडम होनी चाहिए। म्यूटेशन नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन के अंदर, ना ही कोई माइग्रेशन होना चाहिए, यानी कि ना तो कोई जीन बाहर से अंदर आना चाहिए और ना ही अंदर से बाहर जाना चाहिए। तो उसके अंदर ना तो कोई माइग्रेशन होना चाहिए, ना म्यूटेशन होना चाहिए और ना ही नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशन है तो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है एलील की वो कांस्टेंट रहेगी और ऐसी पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन नहीं होता है। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो वहां इवोल्यूशन होगा, उस पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन होगा और हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल वहां काम नहीं करेगा। यानी कि अगर म्यूटेशन हो रहा है, कोई अचानक से कोई चेंज आ गया तो वहां जीन के अंदर परिवर्तन आ गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। नेचुरल सिलेक्शन हो गया, यानी कि कुछ जीन कम हो गए और कुछ बढ़ गए तो वहां भी जो इक्वेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। माइग्रेशन, कुछ बाहर चले गए या कोई नया जीन अंदर आ गया तो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो दिस इक्विलिब्रियम चेंजेस। अब हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। इन एमएन सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम इज 0.7। फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि कोई एक एमएन सिस्टम ब्लड ग्रुप है और उसके अंदर एम की फ्रीक्वेंसी 0.7 है, यानी डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.7 और रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.3। तो हमें पता लगानी है हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो डोमिनेंट को हम P मानते हैं और रिसेसिव को हम Q मानते हैं और हेट्रोजाइगस होता है 2pq। तो 2pq कितना निकल गया इसके अंदर? 0.42। अब ये हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं हम अपनी इक्वेशन में डालकर। P 0.7, then P square will be 0.49. Q is equal to 0.3, then Q square will be 0.09। अब हमने इन दोनों वैल्यू को P स्क्वायर Q स्क्वायर की वैल्यू को हमने इक्वेशन में रखा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 के अंदर। तो 0.49 प्लस 0.9 प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो 2pq की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0.42। तो ये हमारा क्रॉस चेक हो गया इक्वेशन। तो यानी कि जो हमारा आंसर था दैट इज करेक्ट। तो एक बार मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि हार्डी-वेनबर्ग ने बताया था कि किसी पॉपुलेशन, बिग पॉपुलेशन के अंदर जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है एलील की
वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट। और उसके लिए जो कंडीशन थी वो ये थी कि पॉपुलेशन बिग होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए और नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इन कंडीशन में ये जो प्रिंसिपल है, ये इक्विलिब्रियम है, ये काम करता है। और अगर इनमें से भी एक भी जो कंडीशन है वो नहीं है, वो एप्लीकेबल नहीं है, तो ये जो प्रिंसिपल है, ये इक्विलिब्रियम है, ये काम नहीं करता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।